बीजों में कि जमने लायक है कि नहीं है, जी उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए इसके बीजों की बुआई की जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप बीजों की बुआई करते हैं। ये हमारा जर्मसन पेपर है। ये जर्मसन पेपर की खासियत ये होती है कि पेपर क्रैपिंग होता है, मोटा होता है और इसके सारे स्टैंडर्ड हैं। अच्छा, जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड का पेपर ही मंगाते हैं। ये सारे पेपर भारत सरकार द्वारा स्टैंडर्ड इसके निर्धारित हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, बस्टिंग क्वालिटी, वेट, ये सारे इसके नॉर्म है। एज परसेंटेज जिस पेपर में सब होते हैं, केवल हम उनको ही जर्मसन पेपर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये खरीदने से पहले सारे मानक स्टैंडर्ड इसके फिक्स किए जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित जो मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित है वैसे ही पेपर आते हैं। और इसी साइज को हम छोटे दानों में 3 पेपर यूज करते हैं, बड़े दानों में जैसे चना मटर है उसमें 4 करते हैं। जैसे सरसों आदि के दाने छोटे होते हैं तो उसमें 3 होता है और चना मटर में 4 करते हैं। इसके नीचे एक वैक्स पेपर लगाते हैं, वैक्स पेपर। अच्छा। ये वन साइड वैक्स कोटेड होता है। अच्छा। ये इस साइड में पर्पस होता है कि जब इसको हम जमाव के लिए रखेंगे तो ये मॉइस्चर इसमें निकलने न पावे। क्योंकि कम से कम 5 दिन 7 दिन में ये जमेगा। इस बीच में मॉइस्चर सूखने न पावे। देख रहे हैं नम है। हाँ, ये पानी से भिगोया जाता है। पानी से डिप होता है। ये भिगोने के बाद में चलो वैक्स जो है वो नमी अंदर नीचे ले जाए। हाँ, वन साइड कोटेड होता है, आउटर साइड। ठीक, इसमें रखो, इसमें रखो। इस सीड काउंटिंग बोर्ड हम रखते हैं। अच्छा, ये अच्छा, ये बीज जो है 100 बीज जो है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, इसमें जो छेद हैं, हाँ, इसमें छेद है। हाँ। उसमें आ जाता है और इसको फिर रिप्लेस कर देते हैं, प्लेसिंग कर देते हैं। इसका पर्पज ये होता है, देखिए कि जब ये जमेगा तो सबके सीडलिंग, चूंकि एक वर्टिकल खड़ा रखा जाएगा, जी, तो इसके सीडलिंग इस पे ना ट्रेस करे, इसलिए 2 के बीच में होता है ये। हाँ, इसका साइंटिफिक गैपिंग जो है होती है। इसको 2 रखने के बाद में 2 पेपर रखो और रख करके इसका रोल बना देते हैं। ओके करके ये बड़े दाने का है तो इस पर जो है 4 लगाते हैं। 4 लगाएंगे। 2 नीचे 2 ऊपर। अच्छा, और इसको हम रोल बना देते हैं, रबर बैंड लगा देते हैं। ये इस पे यहीं पे हम टेस्ट नंबर डाल देते हैं। ये पेंसिल से, ग्लास मार्कर पेंसिल से इस पर नंबर पड़ता है वैक्स पे। अच्छा, नंबर डाल देते हैं। हाँ, ये सिंपल पेंसिल से नहीं पड़ता। ये अच्छा, ये ग्लास मार्कर पेंसिल होती है। जी। उसके बाद में इसको हम लाते हैं, वॉकिंग जर्मिनेटर है 20 डिग्री का। अच्छा, इसमें 20 डिग्री टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। अच्छा। इसमें ऑटो थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जी। और आइए अंदर, तो ये जो है एक तरह का फ्रिज समझिए। अच्छा, चैम्बर है ये चैम्बर है ये। हाँ, और ये हमारी ट्रालियाँ हैं। हाँ, और इसको इसी के अंदर हम खड़ा करके रखते हैं। अच्छा। ये इस पोजीशन में, इस पोजीशन में खड़ा करके इसको रखते हैं। हाँ, और ये हमारा डिह्यूमिफायर है। अच्छा। जैसे इसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है जी। तो ये ऑटो कट से ह्यूमिडिटी मेंटेन कर देता है, यानी सूखने न पावे। यहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा ह्यूमिडिटी भी। और ह्यूमिडिटी कितने % होती है? इसमें तो 80% 90% 80% से लेकर 90% तक ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। और टेम्परेचर भी 20 डिग्री। टेम्परेचर 20 डिग्री। 20 डिग्री। रबी की फसलों के लिए 20 और खरीफ और जायद के लिए 30। हमारे पास 2 चैम्बर हैं। रबी के लिए अलग है, जायद और खरीफ के लिए अलग चैम्बर है। 30 डिग्री और रबी के लिए, रबी और जायद के लिए, रबी के लिए जो जाड़े में बोई जाती है उसके लिए 20 और जो गर्मी में बोई जाती है उसके लिए 30 डिग्री। खरीफ और जायद के लिए 30 डिग्री। हाँ, खरीफ उसके लिए हम आइए हम अलग से दिखाते हैं वहाँ। जी। बंद कर दो। ये हमारी ये मशीन है, हाफ एयर ओवन। हॉट एयर ओवन है। ऐसा है जैसे धान की फसल कट के आती है जी। तो उसमें डार्मेंसी पाई जाती है। हाँ, तुरंत बोएंगे नहीं जमेगा।
जी बिल्कुल। उसका साइंटिफिक एक ट्रीटमेंट है, हाँ। उसको हम हार्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। अच्छा। इसको 40 डिग्री पे 1 सप्ताह के लिए इसको हम सुखाते हैं। इसको ब्रेक कर देते हैं। डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए जी। उसको 40 डिग्री टेम्परेचर पे 7 दिन के लिए इसमें सुखाते हैं। जब सुखाते हैं डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। ओके। फिर 1 नाइट ओवर डिप करते हैं पानी में, ठीक है। वो ओवर नाइट डिप करने के बाद में फिर उसको हम इसी विधि से बुआई कर देते हैं। तो 5 दिन पे और 8 दिन पे हमारे यहाँ 2 तरह काउंट होते हैं, फर्स्ट काउंट, फाइनल काउंट। फर्स्ट काउंट 5 दिन पे होता है। ये अलग अलग फसलों का अलग अलग है। जैसे सरसों का 4 दिन है, गेहूं का 5 दिन है, फाइनल गेहूं का 8 दिन है, धनिया का 7 दिन है। धनिया का ज़्यादा है। पहला फाइनल काउंट 21 दिन पे है। अच्छा। हाँ, फाइनल काउंट 21 दिन बाद होगा। और अगर हमारा एक कोई रिजेक्ट होता है किसी फैक्टर में, तो उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। एक बार में हम रिपोर्ट फेल का रिपोर्ट, सपोज कोई सैंपल फेल होता है तो एक टाइम में ही हम उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा परीक्षण करने के बाद दोबारा परीक्षण करके फिर से देखते हैं कि कहीं कोई इसमें गुंजाइश तो नहीं है, कहीं हमारा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, मशीन का फॉल्ट तो नहीं है, टेम्परेचर का फॉल्ट तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट तो नहीं है। इसीलिए ये हमारा रूल है। जो ट्रायल आप कर देते हैं ताकि जो है वो जी हाँ, एकाएक न फेल माना जाए। हाँ, एक बार में फेल नहीं करते हैं, उसको हम एक बार रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद में ही तब उसको हम फाइनल रिजल्ट देते हैं। आइए हम 30 डिग्री में दिखाते हैं। ये जो है जायद और करीब की फसलों जायद और खरीफ के लिए जी। है। हाँ? तो ये 30 डिग्री टेम्परेचर इसमें 30 डिग्री है। तो ये जी 30 डिग्री पे सेम प्रोसीजर है, सेम ट्रॉली इसमें रखते हैं। जी जी। इसमें ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन रहती है? कोई इसमें ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, 80 से 90 80 से 90, 80 से 90। अब इसको जब 5 दिन हो जाते हैं इसमें, जी। तो इसको फर्स्ट काउंट के लिए रोड को निकालते हैं। ये हमारा जमा परीक्षण कक्ष है। अंकुरण, बीज के अंकुरण का जो परीक्षण का कक्ष है वो ये। आइए करते हैं। इसको निकालो, इसे रखो। ये जो अभी हम लोगों ने पेपर में रखवाया था, जी जी। तो ये 5 दिन के बाद में जी, जी। हमारे ये क्वेश्चन इसकी पौधे आ जाते हैं। जैसे ये गेहूं का है। गेहूं का है, जी जी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर तना और जड़ जी। दोनों का डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है। इसमें 3 कैटेगरी होती है। नॉर्मल सीडलिंग, जिसमें जड़ और तना दोनों का प्रॉपर रेशियो में जमाव होता है। जी। दूसरा एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल में चाहे जड़ हो या तना हो, जी। दोनों में से अगर कोई भी कम अथवा ज़्यादा प्रपोर्शन में नहीं है जी। तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हाँ। इसमें जड़ का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये देखिए इसमें नहीं हुआ, जड़ का वाले तने का नहीं। तने का नहीं हुआ है। जी जी। ये हमारा एबनॉर्मल है। ये भी हल्का और ये हमारा डेड है। 3 कैटेगरी होती है, नॉर्मल, एबनॉर्मल और डेड। जी जी। डेड हमारा ये है, एबनॉर्मल ये है, नॉर्मल हमारा ये है। लेग्यूम में एक और कैटेगरी मिलती है हार्ड सीड की। दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में कड़े- हार्ड सीड, करेगी। कड़े बीज, वो ना तो पानी सोखते हैं, जी जी। ना जमते हैं और ना मरते हैं। तो जो हार्ड सीड होते हैं, हार्ड सीड के कुछ कारण होते हैं कि जिनके कारणों से ये फिजियोलॉजी है कि कुछ सीड उसमें मॉइस्चर को ग्राब नहीं कर पाते हैं और वो जमा में नहीं होते। लेकिन रिसर्च से ये निश्चित हुआ है कि ये हार्ड सीड आगे सीजन पाने पे ये नॉर्मल सीडलिंग ही देते हैं। नॉर्मल फीड नॉर्मल सीडलिंग देते हैं, फीलिंग देते हैं यानी हाँ। वो नॉर्मल बीज होते हैं। नॉर्मल बीज ही होते हैं वो। तो उसको अगर वो हार्ड भी है हाँ। तो उसको एज ए हम नॉर्मल ही काउंट करते हैं। ये रिसर्च द्वारा हमारे नियमों में जी। वैज्ञानिकों ने हाँ हाँ। इसको रिकमेंड किया है। ओके। तो गेहूं में तो 3 कैटेगरी, नॉर्मल, एबनॉर्मल और डेड। डेड हो गए। लेग्यूम में, 4। दलहनी में 4 कैटेगरी नॉर्मल, एबनॉर्मल, डेड और हार्ड सीड। हार्ड सीड, हाँ। हार्ड सीड। इसमें क्या है? धनिया। ये देखिए आपको पोजीशन दिखा रहे हैं। हाँ। धनिया,
धनिया में जमाव बहुत बड़ा संकट है। हाँ, ये देखिए, ये फेल होने को उसमें हम लोग रिपीट किए इसको। अच्छा अच्छा। एक बार फेल हो चुका है, अच्छा। इसको हम दोबारा फिर करके ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ। और ये फेल होने के उसमें है, क्योंकि देखिए डेड सीट बहुत हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डेड सीट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक और इसमें विशेषता होती है धनिया में, जी। ये पॉली एम्ब्रियोनिक होता है। अच्छा। पॉली एम्ब्रियोनिक मीन्स हाँ। इसमें कई एम्ब्रियो होते हैं एक सीड में। ओके। इसलिए आप ध्यान दिए होंगे, गांव में पहले जो धनिया बोते थे उसको रगड़ के बोते, कई टुकड़ों में करके बोते थे, क्योंकि हर टुकड़ों में एक एम्ब्रियो होता है। इसमें एक ही सीड में 2-3 वो निकलते हैं सीडलिंग, तो उसको हम 3 ना काउंट करके एक ही करते हैं। एक बीज से एक बीज। चाहे 3 निकले हों, लेकिन उसको एक ही काउंट करेंगे। इसमें धनिया विशेषता होती है। फिर इसको इसी आधार पे हम 5 दिन और 21 दिन पे इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं। अगर 21 दिन पे नहीं आता है, इसमें कितने परसेंटेज जमा होना चाहिए? 98%। नहीं 65, धनिया में 65, 65, गेहूं में 85, धान में 80 और चना में 85 और चना मटर में 75, मोस्टली लेगूम में 75 होता है, चना में 85 होता है, सरसों में 85। तो इतने अगर मानक जो है मानक होते हैं तो ये मानेंगे कि स्टैंडर्ड तो हमारे स्टैंडर्ड है। मानक है। और इसको हम इन्हीं कार्डों में यहाँ हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं, इन्हीं कार्डों में रिपोर्ट करके जी जी तो भर देते हैं। ओके। तो यानी कि बीज जो है वो मानक के अनुरूप हाँ, है। सामान्य बीजांकुर, प्रथम गणना, अंतिम गणना, ओके। 2 काम करते हैं, फर्स्ट पे फाइनल पे। जी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई सैंपल फर्स्ट काउंट पे ही मानक में आ जाता है, जैसे गेहूँ 85 है, तो अगर गेहूँ में फर्स्ट काउंट पे ही 85 हमें मिल जाते, 90 मिल जाते हैं, तो उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, उसको फाइनल काउंट तक नहीं ले जाते हैं। वो तुरंत आप पास कर देते हैं। जी हाँ, उसको पास कर देते हैं। अगर किन्हीं कारणों से वो नहीं होता है तो फिर उसको हम एक्सटेंड करते हैं फुल डेज, पूरा 8 दिन के लिए, और रिपीट भी करते हैं फिर उसको। ये हमारे जमाव की तो प्रक्रिया है। आपने देखा कि किस तरह जो है मानक निर्धारित हैं बीज प्रमाणीकरण संस्था के, और उन मानकों के अनुरूप भौतिक रूप से जेनेटिक परीक्षण करके और जमाव। अंकुरण यानी जमाव का परीक्षण करके उन मानकों के अनुरूप जब बीज पाया जाता है, स्टैंडर्ड पाया जाता है, तब इसको स्वीकृत किया जाता है कि हाँ ये बीज जो है वह किसानों में वितरण योग्य है, और उस पर जो है फिर टैग लगा करके बीज प्रमाणीकरण संस्था पास करने का, स्वीकृत देने का टैग लगा कर देती है। और वह जब जिस बीज पर यह टैग प्रमाणीकरण संस्था का लगा हुआ है, उसको यह माना जाना चाहिए कि यह मानक के अनुरूप है, गुणवत्ता इसके अनुरूप है, जमाव 1% इसका सही है, और जेनेटिक रूप से ये ठीक है। तो ये सारे परीक्षण जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किए जाते हैं, ताकि किसान हमारे मानक के अनुरूप, गुणवत्ता के अनुरूप बीजों को अपने खेतों में बुआई कर सकें और उनका उत्पादन मानक के अनुरूप। ये हमारी मशीनें हैं, जो हमारे थोड़े सैंपल होते हैं जी। तो वो आगे जनरेटर नहीं चलाते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत हाईली एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो उसको इनमें हम थोड़े थोड़े जो है ना थोड़े अगर होते हैं तो इसमें रख के हम चला लेते हैं, इसमें रखते हैं। फिर अच्छा, फिर इनमें जो है सारी चीज़ें इसमें वही हैं, थर्मोस्टेट, ह्यूमिडिफायर, ये सब कुछ इसमें लगा हुआ है, अच्छा अच्छा। तो इसमें रख के हम काम चलाते हैं इससे। तो ये जो है ये आपके सीड जर्मिनेटर है, सीड जनरेटर है, और जो थोड़ी मात्रा में होने पर आप इनमें ही कर लेते हैं। हाँ। उनको चेम्बर पे नहीं ले जाते। चैम्बर में ले जाते हैं, जब अधिक होते हैं तो वहाँ पे ले जाते हैं। बहुत अच्छा है। आइए अभी आपको अभी एक और है रोग परीक्षण। अच्छा। अभी एक चीज़ बचा हुआ है, रोग परीक्षण। हाँ। ये हमारा भाग रोग परीक्षण का है। हमारे ये रोग परीक्षण जो है लिखा गया है जी। रोग से क्या आशय है? रोग से आशय ये है जी। कि हमारे जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, अच्छा। उसमें कुछ फसलों में ही रोगों को हाँ। रिकमेंड किया गया है कि इन रोगों की जांच की जाएगी। अच्छा। जो हाईली कंटामिनेटेड होते हैं, हाँ। ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इन रोगों को ही भारत सरकार ने रिकमेंड किया है सीड टेस्टिंग में उनकी टेस्टिंग की जाए। यानी कि फसलों में जो बीमारियां होती हैं, हाँ,
उन बीमारियों के परीक्षण किए जाते हैं, हाँ। ताकि जो है जो बीज बोने के लिए किसानों को उपलब्ध होगा, हाँ। वह बीज जो है रोग मुक्त हो, हाँ। उस ताकि खेत में बीज के द्वारा बीमारी न पहुंचे। हाँ, इसके लिए जी गेहूं में जी। कंडवा रोग है। गेहूं में जैसे देखें आप कि कितने जो है करनाल बंट का नाम बंट है, ये बंट से प्रभावित पौधा ये, है। हाँ ये धान में है, ये धान पैडी है। में पैडी बंट, ये पैडी बनता है और ये करनाल बंट। हाँ, ये गेहूं का करनाल बनता है। देखिए हमारे जो स्टैंडर्ड में है, जी, धान में पैडी बंट, गेहूं में करनाल बंट, करनाल बनता है। और बाजरे में अर्गट। अच्छा अच्छा। ये अर्गट है। हाँ, जो बीज में जो है वो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि जो बीज होते हैं करनाल बंट के, जी जी। ये इस टाइप में पाए जाते हैं। इसमें दाने में जी। काला पाउडर भर जाता है, हाँ हाँ। कभी टिप पे कभी पूरे दाने में, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। यानी गेहूं का कंडुआ। कंडुआ नहीं, कंडुआ नहीं, करनाल बंट। अच्छा, कंडुआ तो अलग है, हाँ, वो लूज एस्मेट ऑफ व्हीट वो अलग है। वो तो पाउडर के रूप में। टैब में हमारा ये है करनाल बंट। करनाल बनता करनाल बंट है। इसका जो स्टैंडर्ड है 0.05% फाउंडेशन में और 0.25 सर्टिफाइड में। धान में है है। में जो अर्गट। अर्गट में ये होता है बाजरे का जो दाना होता है बिल्कुल हार्डी हो जाता है, पत्थर जैसा। जी जी जो अर्गट से अफेक्टेड होता है सीड, जी। उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। और रंग भी जो है उसका रंग लगभग सेम जैसे ही होगा, हाँ, थोड़ा सा ब्लैकिश होगा थोड़ा उससे। ब्लैकिश होता है, जैसे हाँ। जैसे ये जो है ब्लैकिश। हाँ, ये ब्लैकिश है ये, जी जी जो ये दिख पाए जाते हैं। इस तरह से बहुत थोड़े हमारे लिमिटेड ही हैं डिजीज जो सीड लेवल पे हैं। जी। जैसे कंडुआ रोग तो फील्ड में है, लेकिन लैब में नहीं है। हाँ, लैब में वो अभी नहीं करता। लैब में अभी नहीं सकता वो। तो इसीलिए हमारे कुछ लिमिटेड जो हैं जिनकी हम जांच इसमें करते हैं। और उसी ये देखिए यहाँ पे है अर्गट। ये बाजरे, ये अर्गट है, ये हार्डी सीड है। ये बाजरे का जो अर्गट है वो ये है, देखिए ये कड़े हो जाते हैं और रंग भी इनका हल्का सा ब्लैकिश हो जाता हल्का है। ब्लैकिश होता है। पाठक जी, ये जो बीज जनित रोग है, हाँ, उनका परीक्षण जो है यहाँ पर किया जाता है। गेहूं, धान और बाजरे हाँ, बाजरे में करते हैं। अच्छा, इतना है हमारे भारत सरकार द्वारा निर्देशित है सीड टेस्टिंग के लिए, उन्हीं के यहाँ टेस्टिंग किया जाता है और इसी के अनुसार। मुझे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को और अन्य जो कृषि से संबंधित जो लोग रुचि रखते हैं उनको बीजों के परीक्षण के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है। और सही स्तरों पे, यानी लोगों को आधी अधूरी जानकारी नहीं बल्कि पूरी जानकारी विशेषज्ञ पाठक जी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बीज प्रमाणिका संस्था में कोडिंग कक्ष है। जो नमूने आते हैं उनको कोड किया जाता है, नंबरिंग की जाती है और उसके आधार पर उनका परीक्षण शुरू किया जाता है। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। ये शांति स्वरूप वर्मा जी 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 यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं जी जी। तो बताइए कैसे क्या संभाग सेंटर से आते हैं, कोई प्रक्रिया। ये सर हमारे पास सैंपल है। अच्छा अच्छा हमें उधर लिख के आती है, ये फॉरवर्डिंग हमारी रहती है। अब साथ में सैंपल के पास में आते हैं, उसके बाद में इस पर हम डिकोड करते हैं। ओके। डिकोड करने के बाद में ये इसी हिसाब से सैंपल लगवा देते हैं। ओके। सैंपल लगवाने के बाद ये मतलब जो है कूपन इसी हिसाब से, इसी नंबर के हिसाब से ये कूपन बनाते हैं। पीला वाला कूपन पे ये नंबर डाल रख देते हैं और पीला वाला कूपन निकाल के ये वाला कूपन सफ़ेद वाला वैरायटी वाला यहाँ पर जो है रख के अब इसी पे यही नंबर थैली पे डाल देते हैं। अब ये इनका ये और ये बस कितना लैब में चला जाएगा। ये इनका इस पे जो है, इस पे सारा डिटेल है, कहाँ से आया है। आप ये जरा जो इंफॉर्मेशन आती है मेरे रीजन से, रीजन में भी एक कोड होता है, ये कोड वहाँ भी एक कोडिंग होती है। ये किस विभाग का है ये यहाँ भी नहीं पता होता, कोडिंग में भी ये सिर्फ कोड से आता है। ये संभाग वालों को पता होता है, रीजन वालों को, ये कोड किस लाट के अगेंस्ट में है।
तो इतनी इन्फॉर्मेशन किसी ने रीजन सैंपल से लिया, आता है और फिर आप जो है लैब के स्तर पे फिर नई कोडिंग देते हैं। नई कोडिंग करते हैं, रिकोडिंग करेंगे और हैं। रिकोडिंग करने के बाद अब ये लैब में चला जाएगा और परीक्षण के लिए। ये फिर ऐसे यही सूचना दिखाए थे, हम्म। केवल कोड नंबर क्रॉप वैरायटी अच्छा। यही लैब को जाता है बस। तो यहाँ 6 लेबोरेटरी हैं हाँ पूरे यूपी नगर, जी जी मऊ, जी ये हमारी 6 अयोध्या, ये 6 प्रयोगशालाएं हैं। जी जी। तो यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा ये डिपेंड करता है, कोडिंग सेक्शन डिपेंड करता है। तो ठीक ये है, आप रजिस्टर में मेंटेन कर लेते ये सेंट्रल रजिस्टर है, सेंट्रल इसको मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये आपने देखा कि किस तरह जो है जो सैंपल आते हैं परीक्षण के लिए उनकी कोडिंग की जाती है और कोडिंग करके उनकी गोपनीयता को बनाए रखते हुए और फिर जो है विभिन्न लैब में कोडिंग के अनुसार भेज दी जाती है और वहाँ पर उनका परीक्षण होता है और परीक्षण के बाद जब वो मानक के अनुरूप पाया जाता है तब जो है उन्हें स्वीकृति और प्रदान की ये जाती है। प्रयोगशालाओं से जो फिर रिजल्ट कन्वे होता है जी। केवल कोड नंबर पे होता है, जी। और रिजल्ट भी जो आते हैं वो उसी कोड नंबर आते हैं। फिर यहाँ पे इसको जी जी जी। दोबारा कोड करते हैं किस रीजन का है, जी। किस कोड से आया है, और उसको फिर ठीक है। मिलान करते हैं और दूसरे। मिलान करते हैं और फिर इस रूप में उनको भेज देते हैं, भेज। उनका क्लास उनके कोड से, रीजन कोड से। अच्छा अच्छा। ये ये जो है ये फिर जो है विश्लेषण करने के बाद कोड के आधार पर जो रीजन कोड होता है, जो रीजनल कोड होता यहाँ है पहले जो आया हुआ है हाँ, तो उसके आधार पर जो है रिजल्ट बना करके और उनकी पास होने का या फेल जो भी होने का जो भी हो वो जो है रिजल्ट बना करके कन्वे कर देते इसको भेज दिया जाता है। चलिए ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। अब जो है हम दूसरे जो हमारे अनुभाग हैं हम उनकी ओर चलते हैं और देखेंगे कैसे इनका जो है परीक्षण किया जाता है।